स्वागत है आप सभी का देश नीति के मंच पर। जिस तरीके से सीजीआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही वो विवादों में गिर गए हैं। लोग लगातार अब ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर सीजीआई जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर हम किसी राजनीतिक पार्टी से मिलते हैं, प्रधानमंत्री के साथ उनकी पूजा करते हुए फोटो वायरल हुई थी, इसका यह मतलब नहीं है कि हम उनकी विचारधारा से जुड़ गए हैं या हमारी कोई डील हो गई है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी। हम इससे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है और सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या कुछ सोच रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका देश नीति के मंच पर। सर, बहुत सबसे बहुत पहला शुक्रिया सवाल। आपको। जी, सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से सीजीआई ने कहा कि अगर हम किसी राजनीतिक पार्टी या नेता से मिलते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी कोई डील हो गई है, हमारे फैसले उन्हीं के मुताबिक आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो देश नीति को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म में बुलाया अपने, उसके लिए बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह बात भी पता है कि उनका रिकमेंडेशन कैसे होता है। किसी भी जस्टिस का जो रिकमेंडेशन होता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोलेजियम सिस्टम से होता है और उसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होता है, और अप्रूवल जो जाता है वो थ्रू लॉ मिनिस्टर्स आता है। यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और कई बार मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो भी अप्रूवल के लिए कुछ नाम रिकमेंड्स करती है। तो ये पूरा भारत देश और पूरा वर्ल्ड जानता है कि भारत देश के ज्यूडिशरी जो है वो कैसे प्रिपेयर्ड होती है। पर सवाल यह है कि आपको बताने की जरूरत क्या थी। ये तो पूरा भारत देश जानता है कि आप गोपनीय तरीके से मिलते होंगे, अनऑफिशियल मिलते होंगे, चुपचाप मिलते होंगे या अकेले में मिलते होंगे। हर कोई जानता होगा, लंच हो रहा है, डिनर हो रहा है, कुछ ना कुछ आपको बुलाया भी जाता होगा। चलिए, मैंने मान भी लिया, पर सवाल यह है कि आप क्या उस पूरे भारत देश के पद में रहते हुए काम कर रहे हैं या फिर भारत देश के उस पद से हट करके कर रहे हैं। एक होता है व्यक्तिगत जीवन, एक होता है सार्वजनिक जीवन। आपका जीवन वो वाला नहीं। अब आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, हर जजमेंट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। हम लोग बहुत सारी पिटीशन फाइल करते हैं, उसमें जो पार्टीज बनती है स्टेट गवर्नमेंट्स बनती है, या स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं बनती तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है, या यूनियन ऑफ इंडिया बनती है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनती है, या इसके साथ में होम मिनिस्ट्री बनती है थ्रू सेक्रेटरीज, जो भी सो एंड सो होते हैं। पर ये सारे में कहीं न कहीं पर स्टेट गवर्नमेंट ही होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट ही पार्टी पर रहती है। स्टेट गवर्नमेंट की मैंने बात की है, जैसे मान ली मैं एमपी से हूँ तो एमपी का कोई मैटर आ तो उसमें लिखना पड़ता है द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इसी प्रकार से द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसी प्रकार से जैसे आप वेस्ट बंगाल से मान लीजिए तो वहाँ का लिखना द स्टेट ऑफ द वेस्ट बंगाल, ये लिखना पड़ता है। यानी गवर्नमेंट वहाँ की पार्टी होती है। सवाल यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह बताने की आवश्यकता क्या थी। दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पहले ही बहुत सारे चीफ जस्टिस बने हैं, वो तो इतना गोपनीय तरीके से मिलते थे, जजमेंट भी पारित कर देते थे गवर्नमेंट के फेवर में कहीं ना कहीं, और फिर उस पार्टी में भी शामिल हो जाते थे। कहीं ना कहीं इनका भी इंडिकेशन पार्टी में नहीं, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही रहते हुए उन्होंने इंडिकेट करके इंडिपेंडेंट तरीके से, या पूरी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सीजीआई के अंडर में सारी चीजें मॉनिटरिंग होती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली पिटिशंस लगती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली बेंच पर डिसाइड होती है, तो वो सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली तरीके से बेनिफिट पहुंचाने का मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। और हम सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की चर्चाएं अब पर्याप्त तरीके से करते हैं। आज भी हम लोग बात कर रहे थे यही सब चीजें कि अभी 4-6 दिन के मेहमान है। 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट खुलेगी, 8 तारीख इनका लास्ट वर्किंग डेज है नवंबर में, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं। तो ये फिर क्या भारत देश इनसे क्या उम्मीद कर सकता है। और इसी प्रकार से भारत देश में यदि चीफ जस्टिस बनते रहे तो भारत देश की कोई उम्मीद तो मुझे नहीं लगती कि कुछ दिख रही है। आपको भी नहीं लगती होगी, 140 करोड़ की जनता को भी नहीं लग रही होगी, और नहीं दिख रही है। अब सवाल यह आता है कि इन्होंने एक ट्वीट कल यह भी किया, या मतलब सोशल मीडिया में आया था कि हमें बजट लेने के लिए आपसी जो है तो बातचीत करना पड़ता है। यह भी एक शब्द आया है, काफी न्यूज 24 वगैरह में काफी सारे उन्हें चलाया है, और भी बहुत चलाया है। मेरा सवाल है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या इतना कमजोर हो गया कि उनको बजट मांगना पड़ रहा है, बजट के हिस्से के लिए प्रधानमंत्री से बैठक कर रहे हैं। इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं डीलिंग हो रही है, नेगोशिएशन हो रहा है। और वो कह भी रहे हैं कि हर डीलिंग का मतलब यह नहीं है, मिलने का मतलब ये नहीं कि कोई डीलिंग ही हो रही है। मेरे डीलिंग का अभिप्राय यहाँ पर यही है कि कहीं ना कहीं आप भारत देश के जजमेंट्स जो आपके कलम में है,
आप कहीं ना कहीं निगोशिएट कर रहे हैं अपने आप को, भारत देश की जनता के साथ कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन पिटीशंस, जिसकी वजह से ईवीएम्स के रिलेटेड मैटर्स, जिसकी वजह से भारत देश के जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मैटर्स, जिसकी वजह से भारत देश में अभी सेबी का इतना बड़ा स्कैम हुआ है, पूरा भारत देश, पूरा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट देखिए आप, बड़े बड़े जितने स्कैम है, इसी वजह से जो सेलेक्टेड कम्युनिटीज है उसको बेल भी नहीं मिल रही है। आप लोग देखेंगे, मेरे जानने में बहुत सारे मेरे पास मैटर आए हैं। उमर खालिद का एक मैटर है, 4 साल से वो कस्टडीज में है। ऐसे कई सारे बच्चे हैं। एक संजीव भट्ट जी हैं, वहाँ के गुजरात काडर के आईपीएस है, उनकी दशा देख लीजिए। इसी प्रकार से भारत देश में क्या उनके लिए अलग पूरा भारत देश का सिस्टम है? क्या उनके लिए सीआरपीसी, आईपीसी, अब तो नई भारतीय न्याय संहिता आ गई, क्या उनके लिए अलग बनाई गई है? पूरे भारत देश के लिए एक ही लागू की गई है। पर सवाल यह उठता है कि सबकी पिटीशन तो तुरंत सुनवाई लग जाती है, पर ऐसे लोगों की पिटीशन 4 साल तक क्यों नहीं सुनी जा रही है? ऐसे लोगों की चार्जशीट 3 साल तक क्यों नहीं फाइल होती है? सवाल यह है कि इनकी गवाहियां क्यों नहीं शुरू होती है? सवाल यह है कि इशू फ्रेम क्यों नहीं हो रहा है? ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हैं, जुडिशरी का आप चीफ बनाए गए हैं। आपकी ये जिम्मेदारी जवाबदेही दोनों है जी, आपकी जवाबदेही जिम्मेदारी दोनों है कि ऐसे मैटरों में आप सुमोटो लेते, आप डायरेक्शंस देते। आप पूरे भारत देश के सुप्रीमो हैं, पूरी मीडिया चला रही है, पर आपको नहीं समझ में आ रहा है। पर ये वाला मैटर जरूर आपको समझ में आ गया कि भारत देश की जो इतिहास है वो हमको कैसे किस पैरामीटर में रखेगा। यही पैरामीटर होंगे आपके लिए जो अभी आपने किया है, जो बोया है वो काटेगा। बड़ी सिंपल सी कहावत कही जाती है, तो वो तो होना ही होना है। ये तो समय रहते सबको सोचने की जरूरत होती है। हालांकि मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूं कि 4 दिन जो रेस्ट बच रहे हैं उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। ईवीएम वाले मैटर्स को सॉर्ट आउट कर दें हम लोगों का। पूरे भारत देश में ईवीएम वीवीपैटी को पूरा काउंट किया जाएगा 100% या बैन किया जाएगा इस तरीके से। इलेक्टोरल बॉन्ड में जिन लोगों ने स्कैम किया है उनको सीधा एफआईआर करके किस किसने किया अंदर करें। इसी के साथ में जिन लोगों की बेल पेंडिंग है, इन्होंने बोला था हम पेंडेंसी के लिए ये करेंगे, वो कुछ करें। अच्छी निर्णय देने के लिए आपके लिए अभी बहुत समय है। आप सीधा एक जजमेंट पास करेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी जी। लेकिन सर सीजीआई तो ये कहते हैं ना कि मुझे इस बात की चिंता हो रही कि इतिहासकार मुझे कैसे याद रखेंगे, जब मैं रिटायर होकर जाऊंगा तो मेरा इतिहास कैसे लिखा जाएगा। चिंता हो रही है उन्हें उस बात की। इतिहासकार 3 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से लिखेंगे। पहला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बातें बड़ी अच्छी करते थे। दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यह भी करते हुए नजर आते थे कि प्रधानमंत्री से आपस में जो भी था सलाह मशविरा होना एक सामान्य बात है, क्योंकि देश के वो नेता हैं, पर यह भी देश के सबसे बड़े चीफ जस्टिस हैं। उनके लिए उनसे बजट मांग, लेकिन उनसे पर्सनल क्या बैठना पड़ रहा है, मिलना पड़ रहा है। दूसरा, मुझे लगता है कि इनको कैबिनेट मिनिस्टर में बैठ जाना चाहिए था। जब इतना बजट की इनको नीड है, एक लेटर लिख दें तो प्रधानमंत्री के, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, हम लोग तो चीज़ों को देखे भी है, मतलब सुने भी हैं और रोज पढ़ते भी हैं लॉस में। इंदिरा गांधी के लिए चीफ जस्टिस एक थे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, सीधा अगले दिन उनको सीधा खड़ा कर लिया था कस्टडीज में। सवाल यह उठता है कि आप कितने ताकतवर हैं दिमागी रूप से और कितना बड़े निर्णय लेने की आप में कैपेसिटी है। इस पॉइंट ऑन हियर आपको क्या पैसे मांग लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जितनी सैलरीज होती है, सारी सैलरी कंसोलिडेट फंड से आती है। हाई कोर्ट के जस्टिसेस के जो फंड होते हैं कंसोलिडेट फंड से पेमेंट होता है। उसमें किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जरा भी चू से चा नहीं कर सकता कोई, क्योंकि वो डायरेक्ट कंसोलिडेट फंड वो होता है जो इमरजेंसी, उसमें गवर्नर की, उसी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, इन सारे लोगों की पेमेंट उससे दी जाती है। तो आपको क्या जरूरत है कि ऐसे लोगों से बात करने की? आपको क्या दिखाने की जरूरत है? फिर आपने क्लैरिफिकेशन क्यों दिया? इसका मतलब स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं ये बात में कहीं न कहीं दाल में काला है। ये स्पष्ट हो गया। ये पूरे देश की जनता देख रही है, पूरे देश की जनता आपको कमेंट के माध्यम से बताएगी भी। आपको मैं बोल भी रहा हूं, मैं तो ये अपना ओपिनियन दे रहा हूं, कमेंट के माध्यम से जनता भी, आपको दर्शक भी देख के बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और इसीलिए उनको आकर के इसका रिप्लाई देना अनिवार्य उन्होंने समझा और आकर के उन्होंने इसका रिप्लाई दिया, और इसी के साथ में उन्होंने इसको जवाब के तौर पर पूरे सोशल मीडिया के सामने इस बात को रखा। लेकिन सर लगातार अब ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने एक पत्र लिखकर कहा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में चीजें हो रही हैं वो हमसे नहीं पूछी जा रही है, सीजीआई अपने मन के हिसाब से कर दे रहे हैं। तो जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट में चीजें हो रही हैं उस पर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों का स्ट्रांग है, बार काफी स्ट्रांग है, और बार कुछ भी होता है, बार की 50% मतलब बराबर की सहभागिता है।
सुप्रीम कोर्ट में बार और बेंच हम लोगों का पूरा चलता रहता है। कुछ भी गड़बड़ी होती, जैसे कुछ भी गड़बड़ियाँ हो रही हम आपके सामने मीडिया में बोल रहे हैं, ऐसे हम लोग कोर्ट में भी बोलते हैं कि लॉर्डशिप ये गड़बड़ हो रहा है, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, रजिस्ट्री कुछ गड़बड़ कर रही है, हम लोगों के लिए ये व्यवस्था चाहिए, हम लोगों के लिए ये चाहिए। तो कोर्ट इसमें कपिल सिब्बल जी अभी जो सीनियर वो हैं, आप लोग जानते हैं, लॉ मिनिस्टर भी रहे और हमारे एससीबीए के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बोला कि जो भारत देश की सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग बनी है, अब नंबर्स आप जो एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा हो गए, यूथ वाले, तो इतना ज़्यादा स्पेस नहीं, पुराना स्ट्रक्चर है, तो जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें इनको भी स्पेस दे दिया जाए काफ़ी, और वहाँ पर लाइब्रेरी वगैरह जो है वहाँ पर इनको सेटअप बैठने उठने के लिए जगह होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि उसमें पूरा लाइब्रेरी बना दिया, बहुत 7 फ्लोर की बिल्डिंग बनी है, नई बिल्डिंग, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन की जैसे सामने बाजू दिखती है, पूरा का पूरा उसमें बिल्डिंग बना दिया। और उस बिल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ रिजर्व किसके लिए कर दिया? जुडिशरी की। जुडिशरी कितने हैं हमारे? 17 बेंच बैठती है। 17 बेंच के लिए कितने कमरे चाहिए? 17, तो मैंने 2-2 3-3 कमरे बांट दिया आपको, 17 दूना 34, 34 चाहिए। और क्या चाहिए आपको? इतनी बड़ी हायर लेवल पर कैंपस में बिल्डिंग बनी, लगभग मोटा मोटा मेरा अंदाजे 5-7 एकड़ के एरियाज में कई फ्लोर में बनाई गई है। अब आप बताइए कि जहां पर कोई नहीं जा रहा है वहां पर वकीलों को कर देंगे तो क्या बुराई है? अब इन्होंने क्या किया कि हम लोगों ने बोलना यह शुरू किया कि लो सिर्फ हम लोगों को दे दिया जाना चाहिए, और ये जितने नए बच्चे आ रहे हैं उनको प्लेटफॉर्म कहिए, वही भारत देश की अगली भविष्य है, अगले भारत देश की वही निर्णायक जुडिशरी है, वही वकील है, उनको भी थोड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए। इन्होंने न पूछा न कुछ किया, सब कुछ कर कुर दिया और वहाँ पुस्तकालय बना दिया जुडिशरी की, और सारी जितनी पिटीशन जाती हैं सब ऑनलाइन कर दिए हैं। तो आपको अब तो लाइब्रेरी वाला सिस्टम तो ज़्यादा जरूरत रही नहीं, सॉफ्ट कॉपी सब होने लगी 100%, लगभग सॉफ्ट कॉपी 100% लगभग मस्ट है। तो अब आपके वहां की ज्यादा जरूरत तो है नहीं, तो लोगों को फिजिकली तो दे सकते थे जगह, नहीं पूछा कोई बात नहीं। अब उसके बाद आंख की पट्टी, हम लोगों ने बोला आंख की पट्टी तो आपने हटा दिया वहां मूर्ति से, क्या इसका मतलब हो गया कि सब कुछ दिखता है लॉ को, सब कुछ जज को दिखता है? इसका अभिप्राय यही हुआ। तो सब कुछ जब दिखता है तो यहाँ बराबर न्याय नहीं मिल रहा है देश में। बराबर न्याय में जो आपने बोला एससीबीए का लेटर, जिसमें सारे जो नए नए स्टूडेंट नए नए जो आ रहे हैं, हमारे युवा जो वकील बंधु आ रहे हैं, उनके लिए भी जगह चाहिए थी बैठने की, वो नहीं मिल पा रही। दूसरा, जो बहुत सारे पेंडिंग बिल्स के मैटर हैं वो कहाँ चला गया, आपको दिखना चाहिए। लेकिन आपने वीडियो देखा होगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ पूजा कर रहे हैं, लेकिन जब चीफ जस्टिस बने थे तो लोगों की काफी उम्मीदें थी कि ये कुछ ऐसे फैसले करके जाएंगे। तो अब जो उनको ये डर सता रहा है, कह रहे हैं कि अगर हमने मुलाकात की है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई डील हो गई है। तो इसका मतलब क्या है? क्या कोई डील करने गए थे? आखिर उसकी स्पष्टीकरण इनको देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैंने आपको बता दिया कि स्पष्टीकरण इसीलिए देना पड़ रहा है क्योंकि कोई डील हुई है, कंफर्मेशन में कुछ ना कुछ डील हुई, तभी इनको इस बात को बोलना पड़ा, नहीं तो कोई मतलब नहीं था। आप अपना काम करते हैं ईमानदारी से सर, दुनिया क्या कहती। आपको इसके पहले तो कोई जरूरत नहीं पड़ रही थी, जब आपने चंडीगढ़ वगैरह का निर्णय दिया था कोई नहीं बोल रहा था, आपकी सब तारीफ ही कर रहे थे। वही भारत देश की जनता है। हम आपको एक छोटे से उदाहरण के तौर पर समझाना चाहते हैं, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। हरियाणा की पिटीशन हमने फाइल किया, इलेक्शन पिटीशन आई मेरी, आप सारे पूरे भारत देश की मीडिया को पता है। वहां पर 20 विधानसभाएं ऐसी थी जहां पर 90-99% से ज्यादा ईवीएम वोट्स पे पाई गई। ठीक, ये पॉइंट था हमारा। हमने बोला कि जो ईवीएम का जो 5 तारीख को वहां पर इलेक्शन हो रहा है, और उस इलेक्शन में सारे लोग जितने भी हैं वो पूरा का पूरा ईवीएम्स के माध्यम से ही वोटिंग हुई है, और उस ईवीएम में जितनी ईवीएम है कुछ न कुछ उसकी बैटरी डाउन हुई होगी, जाहिर सी बात है। कुछ ईवीएम 50%, कुछ 60%, कुछ 70% बची थी। पर सवाल यह उठता है कि इस ईवीएम में जो यहाँ पर अभी पाई गई, वो जिस दिन फिर से काउंटिंग शुरू हुई, यानी 8 तारीख को 3 दिन बाद, ऐसी कौन सी डिवाइस थी 99% फिर से चार्ज पाई गई? ये मेरे क्वेश्चन थे। सीजीआई ने जैसे ही मेरी पिटीशन गई नहीं, मैंने मेंशन किया, बिल्कुल भड़क गए एक तरफ से, मिस्टर मिश्रा यू वांट दे आर द स्टेट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। हमने बोला हमने ये नहीं कहा है आपसे, बिल्कुल एक तरफ से हम आप पे ये करेंगे, हम आप ये करेंगे। हमने बोला विदाउट हियर ऑफ द माई मैटर्स हाउ कैन यू से देयर यू आर ये देयर इज द यू आर प्रीजुडिशियल, मतलब आप बिना सुने हुए हमें ऐसे बोल देंगे। आप मेरे मैटर को तो सुनो, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना। मेंशनिंग की बात है, मेंशनिंग में कोई भी अर्जेंसी तो आप बता सकते हो। 11 बजे से ओथ होने वाली थी, हम 10:30 बजे मेंशनिंग कर रहे थे। मैं आपके माध्यम से पूरी मीडिया देश को बोला, मैंने सारे देश की न्यूज चली। अब आपको बिना सुने हुए कैसे आप दुनिया भर का भड़क गए हमारे ऊपर?
हमने बोला कि आप मेरी पिटीशन में लेके आओ, आप मुझे देखिए पहले। उसके बाद फिर उन्होंने 2 बजे के बाद मैटर रखा, सुनवाइयां हुई, जो भी था वो अलग चीजें हुई। पर आप इतना किसी वकील को इतना बोलोगे कोर्ट में, वो कैसे पिटीशन लड़ेगा? बड़ी सिंपल सी बात कह दी। ये पूरे भारत देश को क्या दिखाता है कि आपकी डील क्या है, आपकी मुलाकात क्या है, ये क्या दिखा रहा है? आप बजट के लिए गए थे कि ये सारी डीलिंग करने के लिए गए थे जो हमने आपसे बोला है? बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें समय दिया, हमसे चर्चा की। फिर किसी मुद्दे पर हम जरूर आपसे चर्चा करेंगे। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें।